आप ये देखेंगे कि ये हमारे बॉडी में ये मनके का एक मॉडल है। हमारे सर्वाइकल स्पाइन में 7 मनके होते हैं और 7 मनकों के बीच में डिस्क होता है। कुछ लोगों का जॉब ऐसा होता है मैम जो वाइब्रेशन वाला काम करते हैं, ऐसे मशीन में या इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ काफ़ी ज़ोर का वाइब्रेशन होता है, उससे भी इसको डिस्क को असर पड़ता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत कॉमन है, हाइपोथायरॉयड, ये सब बीमारी हो तो ये इसके होने के उसके साथ साथ डीजेनरेटिव सर्वाइकल माइलोपैथी होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम तो मैडम इस हद तक जा सकती है कि मरीज़ चल फिर नहीं पावे, बेड पे लेट जाए, उसको उठा करके टट्टी पेशाब कराना पड़े। ये उसके बाद भी और एडवांस हुआ तो शायद टट्टी और पेशाब पे कंट्रोल भी चला जाए। ऑपरेशन तो बाद एक ऑपरेशन एक तो बाद एक मतलब प्रॉब्लम स्टॉप नहीं होने वाली। नाउ वी हैव बीन डूइंग इट वेरी फ्रिक्वेंटली, जैसे लास्ट 10-15 दिनों में हमने 5 कर दिया। एंड इम्पॉर्टेंटली ये है कि आयुष्मान में कवर है या कोई भी हेल्थ केयर स्कीम्स में ये कवर है। डिस्क रिप्लेसमेंट जैसी वर्ल्ड क्लास सर्जरी यदि एक मैनुअल लेबरर या कोई किराने के दुकान वाला जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास में है, जो कभी सोच नहीं सकता था पीजीआई पहुंच करके डॉक्टर को दिखा करके ऑपरेशन कराने का, सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं करुणा शर्मा, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ऑन एयर। तो सर्वाइकल एक अजिही प्रॉब्लम है कि बंदा काफ़ी ज़्यादा ਜਿਹੜਾ कि इस प्रॉब्लम तो परेशान हो जाता, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਖੜਨਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ। ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਕਲਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ कि आ चुका है। तो पूरी गलबात पूरी जानकारी इस नूं लैके सर तो जानते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। ये जो बीमारी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे वो उसका इंग्लिश में उसका नाम है डीजेनरेटिव सर्वाइकल माइलोपैथी। डीजेनरेटिव का मतलब है कि उसमें घर्षण आया, वो घिस रहा है। सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल नेक। आप ये देखेंगे कि ये हमारे बॉडी में ये मनके का एक मॉडल है। हमारे सर्वाइकल स्पाइन में 7 मनके होते हैं और 7 मनकों के बीच में डिस्क होता है। वो डिस्क होता है बहुत सॉफ्ट बट एंड इलास्टिक, उसमें जस्ट टूथपेस्ट जैसा होता है। और जैसे ये देखेंगे आप, कॉमन मैन को समझ में आएगा, ये जैसे ये नी है, ये थाई बोन है, ये लेग बोन है, इसके बीच में ये वॉशर है। इस वॉशर के ऊपर ही मूवमेंट होता है। इस वॉशर का फंक्शन ये है कि ऊपर का फोर्स और नीचे फोर्स ज़्यादा में इसको मदद करता है और ये घिसता नहीं है उसी तरीके से, और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सेम यहाँ पे भी सर्वाइकल में डिस्क है जिसके ऊपर मूवमेंट होता है और वो घिसता नहीं है और मूवमेंट को वो काफ़ी पेन फ्री और फ्री एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसमें ये बीमारी होती है। पहला कारण तो ये है कि शराब या निकोटिन या सिगरेट या टोबैको ये च्यू करना, या जॉब प्रोफाइल बहुत लोगों का ऐसा होता है, जैसे हम लोगों का ही डेस्क जॉब है जिसमें गर्दन की पोजीशन मोनोटोनस काफ़ी देर तक रहती है। गर्दन सीधा रहा, उसकी एक्सरसाइज नहीं हुई, उसकी मूवमेंट नहीं, तो धीरे धीरे गर्दन वीक हो जाता है, तो भी डिस्क पे प्रेशर पड़ता है। कुछ लोगों का जॉब ऐसा होता है मैम जो वाइब्रेशन वाला काम करते हैं, ऐसे मशीन में या इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ काफ़ी ज़ोर का वाइब्रेशन होता है, उससे भी इसको डिस्क को असर पड़ता है। बहुत सारे प्रोफेशन और भी हम कहें तो मान लीजिए मैनुअल लेबरर जो है, जो सर के ऊपर भारी वजन उठाता है, उसके भी मनके घिसने के चांसेस बहुत होते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत कॉमन है, हाइपोथायरॉयड, ये सब बीमारी हो तो ये इसके होने के उसके साथ साथ डीजेनरेटिव सर्वाइकल माइलोपैथी होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। यूजुअली ये मेल्स में ज़्यादा मिलता है मैम एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल्स आज के दिन भी हमारे यहाँ सोसाइटी में ज़्यादा बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, चाहे वो भारी मशक्क़त वाला काम हो। दूसरी बात यह है कि मेल्स की गर्दन एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स थोड़ी लंबी होती है। सो इसलिए मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, ड्रग एडिक्ट्स में या अल्कोहल लेने वालों में कॉमन है, कुछ डेस्क जॉब वालों में भी ये कॉमन हो सकता है। आजकल तो स्टूडेंट्स में भी कॉमन है मैम, क्योंकि स्टूडेंट्स में थोड़ी विटामिन डी कम हो गई, कैल्शियम कम हो गया, एक्सरसाइज नहीं करते, स्कूल का बैग भारी होता है। सो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतना कंपटीशन है कि उनको अपने लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं मैम, तो इसलिए फिर ये सब बीमारी अब थोड़ा और यंगर पॉपुलेशन में भी देखने को मिल रही है। अब इसके स्टेजेस काफ़ी हैं इन द सेंस कि पहले जब होगा तो मैम पेन होगा, गर्दन में दर्द हुआ, फिर धीरे धीरे वो दर्द दोनों बाजू में जाएगा,
उसके बाद फिर बाजू थोड़ी कमज़ोर होने लगेगी, आपका हैंड ग्रिप वीक हो जाएगा। हैंड ग्रिप वीक होने से क्या होगा कि यदि मैं लिख रहा हूँ तो मेरे कलम स्लिप कर जाएंगे, हैंड राइटिंग ब्लरी हो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो वो खिंच खिंच के बहुत स्लो लिख पाऊँगा। अपना शर्ट का बटन लगाने में मेरे को कष्ट होगा। लड़कियों को यदि हो गया, औरतों को हो गया तो उनके बाल के जूड़े करने में कष्ट होगा, पीछे कपड़े डालने में कष्ट होगा, मुश्किल आएगी। उसके बाद यदि वही चीज़ आगे बढ़ी तो पैर में यदि कमज़ोरी आ गई तो चलने में लड़खड़ाना होगा। यदि लड़खड़ाने में पहले तो आदमी सोटी लेके चलेगा सपोर्ट से, फिर सपोर्ट आदमी का सपोर्ट लेगा। यदि उससे भी बात नहीं बनी और डिजीज़ एडवांस हो गई तो फिर मरीज़ व्हील चेयर पर आ जाएगा मैम, और आ ही जाता है। व्हील चेयर पर भी यदि नहीं बात बन रही, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है बीमारी, तो वो ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ? ऐसा है मैम कि पीजीआई एक टर्शरी रेफरल सेंटर है, और यहाँ रेफ़र के साथ साथ ऐसे मरीज़ भी खुद से भी आते हैं जो बहुत जगह दिखा करके भी उनको आराम नहीं मिला, या देसी इलाज करा के, कोई मलवा करके, कोई सिकाई करा करके अपने मन से भी नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं उसको आराम मिलता है, तब वो मरीज़ पीजीआई आता है। तो इसलिए मरीज़ जो मैडम पीजीआई आता है वो थोड़ा लेट स्टेज में ही आता है, या अंतिम बहुत लेट स्टेज में, या थोड़ा लेट स्टेज। अर्ली स्टेज में बहुत कम पेशेंट्स यहाँ आते हैं, क्योंकि वो कहीं बाहर भी ट्रीटमेंट लेते हैं। जब सक्सेसफुल नहीं होते हैं या उनको आराम नहीं मिलता है तब वो हमारे पास आते हैं। इसलिए बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ऐसे हैं जिनको सही में सर्जरी की ज़रूरत है। किस हद तक ਜਿਹੜਾ कि सर्वाइकल जा सकता है, कि प्रॉब्लम किस हद तक जा सकती है? प्रॉब्लम तो मैडम इस हद तक जा सकती है कि मरीज़ चल फिर नहीं पावे, बेड पे लेट जाए, उसको उठा करके टट्टी पेशाब कराना पड़े। ये उसके बाद भी और एडवांस हुआ तो शायद टट्टी और पेशाब पे कंट्रोल भी चला जाए, इस हद तक जा सकता है। एक नहीं कहते हैं कि बंदा स्वर्ग भी इत्थे ही देखता है और नर्क भी यहीं देखता है, तो ये बीमारी में नर्क तो देख ले सकता है। सो ये है इसमें। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਹਿਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੂਗਾ? ये अप्रोच तो हमारा एंटीरियर अप्रोच, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में स्मिथ रॉबिन्सन अप्रोच कहते हैं, उससे हम जाते हैं। अप्रोच एंटीरियर सर्वाइकल स्पाइन के लिए सिमिलर है। मैं अपने लिए कहूँगा कि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है सर्वाइकल स्पाइन। मैंने तो अपना एक अप्रोच भी डिस्क्राइब किया हुआ है सर्वाइकल स्पाइन को, जो कि टेक्निक्स इन ऑर्थोपेडिक्स एक बहुत ही रिनाउंड जर्नल है, उसमें पब्लिश्ड है। हम चीरा देते हैं और एंटीरियर अप्रोच से मनके तक पहुँचते हैं। जब हम मनके तक पहुँचे तो फिर हम उसमें अपने इमेज में, सी आर्म कहते हैं उसको, इमेज इंटेंसीफायर ऑपरेशन थिएटर में है हमारे पास, उसमें हम देख करके कि हाँ वो सही जगह पहुँचे हैं कि नहीं, फिर वो सही जगह पहुँच करके कंफर्म करके फिर वो डिस्क हम निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो डिस्क जो डिजीज़्ड थी, जो बीमार थी, जो टूट गई थी, जो ख़राब हो गई थी, उसको हम निकालते हैं। इसके पहले हम क्या करते थे कि जब हमने डिस्क निकाला तो उसी मरीज़ का यहाँ से हड्डी लेके, एलिया क्रेस्ट बोलते हैं इसको, इससे हड्डी लेकर के वहाँ डाल देते हैं। उसके बाद एडवांसमेंट आई तो हम केज भी डालते हैं, या हड्डी नहीं डाले तो केज डाले, लेकिन उस केज में भी हड्डी डालनी चाहिए, तभी वो बोन का यूनियन होता है। उसके बाद उसको फिक्स करने के लिए हम उसके ऊपर प्लेट डालते हैं, उसके ऊपर 2 स्क्रू और 2 स्क्रू नीचे प्लेट को, ताकि वो हड्डी से फिक्स हो। उसका नुकसान ये है कि वो एरिया जो है वो स्टिफ हो गया, वहाँ बोन डाल दी, हड्डी डाल दी, प्लेट डाल दी, स्क्रू डाल दिए, तो वो फिक्स हो गया, वो फ्लेक्सिबिलिटी उस जगह पे तो ख़त्म हो गई। वही हमारा इंटेंशन भी है कि उसको फ्यूज़ कर दो। कुदरती क्या होता है कि जब आप किसी भी सेगमेंट को आप फ्यूज़ करते हो तो उसके ऊपर वाला और उसके नीचे वाला पोर्शन और हाइपर मोबाइल हो जाता है। जितनी मोबिलिटी पहले थी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका नुकसान क्या है कि हो सकता है 5 साल, 7 साल, 10 साल में फिर से उस मरीज़ को यही बीमारी, जहाँ फिक्स किया है हमने जिस बीमारी के लिए, वही बीमारी ऊपर भी हो जाए और नीचे भी हो जाए, और उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये तो फिर एक ऑपरेशन तो बाद एक ऑपरेशन, एक तो बाद एक, मतलब प्रॉब्लम स्टॉप नहीं होना नहीं होना, क्योंकि जो प्रॉब्लम जहाँ स्टॉप किया वो तो प्रॉब्लम वहाँ को रुक गई, लेकिन प्रॉब्लम ऊपर हो गई और नीचे शुरू हो गई। तो फिर अब जब नेक्स्ट ऑपरेशन करोगे तो वो प्लेट और स्क्रू निकालोगे आप, और उसके ऊपर एक नई प्लेट, और फिर से दोबारा हड्डी लेके या केज दे करके डाल करके, और दोबारा एक बड़ी प्लेट और 2-4 स्क्रू से ज़्यादा स्क्रू लगा करके उसको फिक्स करोगे।
इससे फ़ायदा ये है कि दिस इज़ ऑलमोस्ट नेचुरल। जो डिस्क हमने निकाली वही डिस्क वहीं डाल दी। इससे मरीज़ को क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। जो चीज़ जिससे नुकसान था, जो बीमारी का कारण था, जो बीमार डिस्क था, उसको हमने निकाल लिया, वहाँ हो गया। पेशेंट पेन फ्री डे 1। सेकेंडली, पेशेंट की मोबिलिटी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। जितनी मोबिलिटी पहले थी, 40 डिग्री मोबिलिटी थी, तो वो 40 डिग्री अभी भी है, ऑपरेशन के बाद भी। तीसरा, ऊपर और नीचे का डीजनरेशन रुक गया, तो शायद फ्यूचर सर्जरी भी रुक गई और मरीज़ का कष्ट भी कम हो गया। चौथा फ़ायदा ये है कि मरीज़ को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा जो चीज़ निकाला गया उसी को अंदर डाल दिया गया, उसी चीज़ को अंदर डाल दिया गया। मरीज़ को भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जैसे पहले था ऑलमोस्ट वैसा ही हूँ। मेरे को कोई एक्स्ट्रा इन्होंने डिसेबिलिटी इन द सेंस कि मेरे को ये काम नहीं करो, ये काम ऐसे होगा, अब तुम्हारी मूवमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, तुम थोड़ा बचा करके रखो, ये सब कहने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फ़ायदे हैं इस ऑपरेशन के। ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਏ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ कितना ਕੁ टाइम मतलब हो ये गया? मैं ये कहूँगा कि ये यूके में सर्जरी पहले 2000 में हुई थी। उसके बाद इंडिया में होता होगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होता होगा, बट नाउ वी हैव बीन डूइंग इट वेरी फ्रिक्वेंटली। जैसे लास्ट 10-15 दिनों में हमने 5 कर दिया। एंड इम्पॉर्टेंटली ये है कि आयुष्मान में कवर है, या कोई भी हेल्थ केयर स्कीम्स में ये कवर है। सो आप सोचो मैम कि हम पीजीआई में पुअर मैन को सर्विस प्राइमरीली देने के लिए बने हैं। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? अभी तक हमने 5 किया मैम, जिसमें 3 आयुष्मान के हैं, 1 हिम केयर के, तो 4 हो गए हमारे। 5 में 4 हमारे हेल्थ केयर स्कीम्स वाले हैं। आप ये सोचो मैम कि डिस्क रिप्लेसमेंट जैसी वर्ल्ड क्लास सर्जरी यदि एक मैनुअल लेबरर या कोई किराने के दुकान वाला जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास में है, जो कभी सोच नहीं सकता था पीजीआई पहुंच करके डॉक्टर को दिखा करके ऑपरेशन कराने का, वो उसका डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी एट नो कॉस्ट ऑफ हिज ओन, विदाउट ए सिंगल पेनी फ्रॉम हिज पॉकेट यदि हो जाए, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द हेल्थ केयर स्कीम्स and that means to our prime minister who has implemented these schemes, and to our director also who is so positive in getting these schemes for poor patients implemented कि पूछो ना। आप अभी बाहर निकलोगे मैम, देखोगे आयुष्मान का एक काउंटर है। सो वी आर सो हार्टली हेल्पिंग पुअर पेशेंट्स, एंड इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है हमारे लिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। थैंक यू ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੁਣਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ।